प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से हैं। पाकिस्तान से खबर आ रही है कि उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में जल विद्युत बांध के निर्माण का प्रबंधन कर रही एक चीनी कंपनी के आवासीय शिविरों में भीषण आग लग गई। बुधवार को मीडिया में आई खबरों में इस बात की जानकारी दी गई है। डॉन अखबार की खबर के मुताबिक कोहिस्तान के बरसीन इलाके में दासूद जल विद्युत परियोजना के गोदामों व चीनी इंजीनियरों और श्रमिकों के आवासीय शिविर में मंगलवार तड़के आग लग गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की। पुलिस ने कहा कि आग को पूरी तरह से बुझाने में 5 से 6 घंटे लग गए और माना जा रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है, पर अभी भी इसकी पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ है कि आग किस कारण से लगी है या लगाई गई है। पुलिस ने बताया है कि इस आग के कारण जान माल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। ऊपरी कोहिस्तान के रेस्क्यू 1122 के जिला आपातकालीन अधिकारी खालिद दाद ने कहा कि आग की लपटों ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया और शिविरों और गोदामों को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया। उन्होंने कहा कि चीनी इंजीनियर श्रमिकों को पास के सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। दासो डैम के महाप्रबंधक अनवारुल हक ने संवाददाताओं से कहा कि हमने घटना की जांच शुरू कर दी है और यह 3 दिनों में पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये हमारी मानक परिचालन प्रक्रियाओं का हिस्सा है। दुनिया न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार 2017 में पाकिस्तान के जल मंत्रालय ने दासू बांध के निर्माण का ठेका चीन की गैसोबा ग्रुप कंपनी को दिया था। रिपोर्ट में कहा गया कि शिविर में चीनी इंजीनियर, सर्वेयर और मैकेनिक रहते थे। आइए अब बात करते हैं हम फिनलैंड की। फिनलैंड आधिकारिक तौर पर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में ये एक बड़ी खबर है। नॉर्डिक राष्ट्र आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे बड़े सुरक्षा गठबंधन में शामिल हो गया है। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद यूरोप के परिदृश्य में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ से हार के बाद फिनलैंड ने तटस्थता अपनाई थी, लेकिन रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के कुछ महीनों बाद ही देश के नेताओं ने संकेत दिए थे कि वो सैन्य संगठन में शामिल होना चाहते हैं। फिनलैंड के इस कदम को पुतिन के लिए एक रणनीतिक और राजनीतिक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। पुतिन लंबे समय से ही रूस की ओर नाटो के विस्तार का विरोध करता रहा है। इसको लेकर गठबंधन का कहना है कि इससे मॉस्को को कोई खतरा नहीं है। रूस ने फिनलैंड द्वारा नाटो की सदस्यता ग्रहण करने को लेकर कहा कि उसने रूस को प्रतिशोधी उपाय करने के लिए मजबूर किया है। साथ ही रूस ने कहा कि अगर नाटो फिनलैंड में कोई अतिरिक्त सैनिक या उपकरण भेजता है तो वो भी देश के साथ लगती अपनी सीमाओं पर सुरक्षा को पुख्ता करेगा। वहीं फिनलैंड के पड़ोसी देश स्वीडन ने भी नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन किया है, लेकिन तुर्की और हंगरी की आपत्तियों ने प्रक्रिया में देरी की है। स्वीडन पिछले करीब 200 से अधिक सालों से इस सैन्य संगठन से परहेज करता रहा है। आइए हम अमेरिका के प्रेसिडेंट के बारे में कुछ बात कर लें। एडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को कैलिफोर्निया में एक संघीय अपील अदालत द्वारा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के वकीलों को कानूनी फीस में 1,20,000 अमेरिकी डॉलर तकरीबन 1 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। कैलिफोर्निया की एक कोर्ट ने अडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के वकीलों को कानूनी फीस के रूप में 1,20,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को चुप रहने के लिए गुपचुप तरीके से पैसे देने के आरोपों से जुड़े मामले में सामने आए हैं। बता दें कि ट्रंप पर भी लगभग 34 आरोप लगाए गए हैं। साथ ही उन पर 1.22 लाख डॉलर का जुर्माना भी लगा है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार डैनियल्स ने पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था और वह हार गई थी। स्टॉर्मी डैनियल्स अमेरिका की अडल्ट फिल्मों में काम करने वाली पॉर्न स्टार हैं। स्टॉर्मी उस समय चर्चा में आई जब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर उनसे यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया। पॉर्न स्टार ने जब इस बात का खुलासा अपनी किताब फुल डिस्क्लोजर में किया। बता दें कि स्टॉर्मी 4 शादियां कर चुकी हैं, उनकी एक बेटी भी है। पॉर्न अभिनेत्री ने अपने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के लिए स्ट्रिप क्लबों में भी काम किया है। जी, अब हम ताइवान की कुछ बात कर लें। ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने अमेरिका के सदन के स्पीकर केविन मैकार्थी से मुलाकात की है। इस मीटिंग के साथ ही चीन का पारा 7वें आसमान पर पहुंचने की पूरी आशंका है। चीन ने इस मुलाकात को लेकर ताइवान और अमेरिका को धमकी दी थी। साफ हो गया कि ताइवानी राष्ट्रपति ने चीन की धमकी को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया है। लॉस एंजलिस में हुई इस मुलाकात को प्रतीकात्मक मीटिंग माना जा रहा है। ताइवानी राष्ट्रपति अमेरिका के दौरे के बाद अब लैटिन अमेरिका के दौरे पर जा रही हैं। ऐसे में यह मुलाकात स्टॉप ओवर के दौरान हुई है। चीन ताइवान पर अपना हक जताता है, साथ ही वह किसी भी देश के ताइवान के साथ आधिकारिक संपर्क को पसंद नहीं करता है। चीन की तरफ से मैकार्थी को धमकी दी गई थी।
कैलिफोर्निया के रहने वाले मकार्थी अमेरिका की राष्ट्रपति पद के दूसरे नंबर के दावेदार हैं। चीन ने उन्हें धमकाया था और कहा था कि ताइवान की राष्ट्रपति से मुलाकात करके वो आग से खेल रहे हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा था कि चीन साई इनवेन के अपनी सीमा से गुजरने के लिए और अमेरिकी सदन के स्पीकर केविन मैकार्थी के साथ उनकी मुलाकात का कड़ा विरोध करता है। ये वन चाइना सिद्धांत तीसरे चीन अमेरिकी साझा विज्ञप्ति और चीन की संप्रभुता क्षेत्रीय अखंडता का गंभीर उल्लंघन है। ताइवान तेजी से बढ़ता हुआ लोकतंत्र है और कई दशकों से यहाँ पर अपनी एक सरकार है। ताइवान की अपनी एक सेना है और साथ ही एक आज़ादी न्यायपालिका भी है। साथ ही यह पूरी तरह से काम करने वाले देश के लिए जरूरी सभी साजो सामान है, लेकिन सिर्फ कुछ ही देश इसे संप्रभु देश का दर्जा देते हैं। अमेरिका ने औपचारिक तौर पर चीन को तो मान्यता दी है, लेकिन यह ताइवान का भी बड़ा समर्थक है। इस देश के साथ भी अमेरिका के मजबूत रक्षा संबंध है। ताइवान को अमेरिकी कांग्रेस में मजबूत दोनों दलों का समर्थन प्राप्त है और राष्ट्रपति साई इन-वेन के नेतृत्व में यह अमेरिका के और करीब हो गया है। पिछले साल अगस्त में पूर्व अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा पर गई थी। इस यात्रा से चीन काफ़ी भड़क गया था। 2 दशकों में चीन जाने वाली वो पहली अमेरिकी नेता थी। सोमवार को चीन के लॉस एंजलिस स्थित दूतावास की तरफ से कहा गया था कि कैलिफोर्निया में मैकार्थी और ताइवानी राष्ट्रपति की मीटिंग ने 1.4 अरब चीनी नागरिकों की राष्ट्रीय भावना को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। साथ ही इसने चीन और अमेरिका के राजनीतिक रिश्तों की नींव को कमज़ोर किया है। आइए अब हम यूरोप का एक छोटे से देश लिथुआनिया के बारे में बात करें। यूरोप का एक छोटा सा देश है लिथुआनिया, जिसकी आबादी साल 2021 के आंकड़ों के हिसाब से अब 28 लाख है, यानी चीन से काफ़ी कम। क्षेत्रफल में भी यह देश चीन से छोटा है, लेकिन इसी छोटे से देश ने चीन को जमकर फटकार लगाई है। लिथुआनिया के विदेश मंत्री गैब्रिएलियस लैंड्सबर्गिस ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर दुनिया को ड्रैगन की सच्चाई बताई है। उन्हें बताया कि किस तरह से चीन दुनिया के सामने बड़ा खतरा पैदा कर रहा है। लैंडसबर्गिस ने इसके साथ यह भी कहा है कि चीन रूस की मदद नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी बुरी मंशाओं को पूरा करने में लगा है। रूस की मदद नहीं कर रहा है चीन। लैंडसबर्गी की तरफ से यह बयान ऐसे समय में आया है जब कुछ ही दिनों पहले भारत में लिथुआनिया की राजदूत डायना मिकेविसिन ने भारत की क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया था। विदेश मंत्री लैंडसबर्गिस ने लिखा, चीन न तो रूस की मदद कर रहा है और न ही किसी और देश की मदद कर रहा है। चीन सिर्फ अपनी मदद करता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका और यूरोपियन शक्तियों का एक विकल्प तैयार करने की कोशिश में लगे हैं। वह चाहते हैं कि एक नई व्यवस्था के तहत ज़्यादा से ज़्यादा देशों को शामिल किया जाए। लैंडसबर्गिस का कहना है कि राष्ट्रपति जिनपिंग अमेरिका और यूरोपियन शक्तियों का जो विकल्प तैयार करने की कोशिश में लगे हैं, इसमें वह पूर्वी एशिया, पूर्वोत्तर एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के नेतृत्व वाले मध्य एशियाई वाले देशों को शामिल करना चाहते हैं। जाल में फंसाता है ड्रैगन। लैंडसबर्गिस के मुताबिक चीन का मॉडल वार्ता नहीं बल्कि प्रभुत्व कायम करने के सिद्धांत पर काम करता है। उन्होंने कहा कि चीन के विकल्प में शामिल देशों को जो मदद मिल रही है उसमें मानवाधिकारों की जरूरत ही नहीं है और फिर वो उस जाल में फंस जाते हैं जिसमें जीत सिर्फ चीन की होनी है। उन्होंने एक और ट्वीट किया कि और लिखा कि चीन ने अब फैसला कर लिया है कि अब उसे दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखानी है। यूक्रेन के लिए जो शांति प्रस्ताव आया है या फिर सऊदी अरब या ईरान के बीच जो सुलह हुई है, वो तो सिर्फ जिनपिंग की एक शुरुआत है। उनकी माने तो अब समझा बुझाकर चीन की चाल बदलने की उम्मीद करना बेकार है। उन्होंने आगे लिखा, हमें याद रखना चाहिए कि आर्थिक साझेदारी की पेशकश कर रूस को रोकने के प्रयास विफल रहे हैं। पुतिन वास्तव में हमारे लचीलेपन से उत्साहित थे, राजी नहीं थे। इस तरह की रणनीति से चीन का भी हौसला बढ़ेगा। एक ही गलती 2 बार नहीं करने की कोशिश करे होगी। उन्होंने कहा कि यह पता होना चाहिए, अगर चीन नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का उल्लंघन करने की कोशिश करता है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। उनकी माने तो यह समझना होगा कि यह सब दुनिया को कहाँ ले जा सकता है। अमेरिका ने कहा है कि वह अरुणाचल प्रदेश को भारत के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता देता है और क्षेत्रीय दावों के तहत स्थानीय इलाकों का नाम बदलने के किसी भी एक तरफा प्रयास का कड़ा विरोध करता है। अमेरिका की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है जब चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने रविवार को अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के मानकीकृत नाम जारी किए थे। चीन इस क्षेत्र को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताकर इस पर अपना दावा करता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जेपियरे ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका उस क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश को लंबे समय से भारत के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता देता रहा है। हम इलाकों का नाम बदलकर क्षेत्रीय दावों को आगे बढ़ाने के किसी भी एक तरफा प्रयास का कड़ा विरोध करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों का चीन की ओर से पुनः नामकरण किए जाने के बीच भारत ने मंगलवार को बयान जारी कर कड़े शब्दों में इसका विरोध किया। भारत ने कहा कि यह राज्य भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और बनगढ़ंत नाम रखने से हकीकत बदल नहीं जाती। जब चीन ने ऐसी कोशिश की है, हम ये सिरे से खारिज करते हैं। गौरतलब कि हाल में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के लिए चीनी तिब्बत और
और पिनyin अक्षरों में नामों की तीसरी सूची जारी की है। चीन की ओर से अरुणाचल प्रदेश के लिए जारी मानकीकृत भौगोलिक नामों की यह तीसरी सूची है। अरुणाचल में 6 स्थानों के मानकीकृत नामों की पहली सूची 2017 में और 15 स्थानों की दूसरी सूची 2021 में जारी की थी। चीन की ओर से अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों का पुनः नामकरण ऐसे समय किया है जब पूर्वी लद्दाख में मई 2020 में दोनों देशों के बीच शुरू गतिरोध अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों के विशेषज्ञों ने G7 नेताओं से आग्रह किया कि वे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तिब्बत में औपनिवेशिक बोर्डिंग स्कूलों की चल रही परियोजना को रोकने के लिए कहे। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने बताया कि विशेषज्ञों ने तिब्बत में मानव अधिकारों की बिगड़ती स्थिति को लेकर भी चिंता जताई है। विशेषज्ञों ने एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में चीन की औपनिवेशिक प्रथाओं और तिब्बत की सांस्कृतिक पहचान के लिए खतरा विषय पर विचार विमर्श करते हुए हाल ही में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति CSCR द्वारा उठाए गए विभिन्न मानवाधिकार मुद्दों पर चर्चा की। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च को आयोजित वेबिनार का आयोजन सेंटर फॉर हिमालयन एशिया स्टडीज एंड एंगेजमेंट चेज और तिब्बती यूथ कांग्रेस TYC द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इस वेबिनार में भाग लेने वाले विशेषज्ञों में यूनाइटेड किंगडम के फ्री तिब्बत के नीति और अनुसंधान प्रबंधक जॉन जोन्स, इटली के एक वरिष्ठ पत्रकार और समाचार पत्र बिटर विंटर के प्रभारी निदेशक मार्को रेसिप्टी और धर्मशाला से स्टूडेंट फॉर फ्री तिब्बत इंडिया के निदेशक राष्ट्रीय रिंजिन चोइडेन शामिल थे। अब हम जो है कुछ खालिस्तानियों के बारे में भी बात करें। पाकिस्तान के ISI विंग द्वारा भारत के खिलाफ खालिस्तानी एजेंडे को गति देने के लिए नित नई साजिशें रची जा रही हैं। नेपाल कॉरेस्पॉन्डेंट ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि ISI द्वारा खालिस्तान के संचालन के लिए अपनाई शीर्ष रणनीतियों में से एक मुसलमानों को सिखों के रूप में तैयार करना है ताकि बोगस आंदोलन में एक दृश्य प्रभाव पैदा किया जा सके। यही वजह है कि कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका में ही नहीं भारत में भी ये नकली सिख पकड़े गए हैं। उसने एक वीडियो भी शेयर किया है और लिखा है कि हालांकि ये एक पुराना फुटेज है लेकिन हकीकत इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। भारत में खासकर सिखों को अधिक सचेत होने की जरूरत है क्योंकि देश विरोधी ताकतों द्वारा उनके समुदाय की वेशभूषा का इस्तेमाल दुष्प्रचार के लिए किया जा रहा है। दरअसल भारत में हिंदू सिख संबंधों का इतिहास ऐसा है जो दो समुदाय के बीच हमेशा रोटी बेटी का रिश्ता रहा है। उनके पास मजबूत वैवाहिक और सामाजिक संबंध हैं। इसी को खालिस्तानी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में खालिस्तानी समूह भारत और विदेशी दोनों जगह अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। इन घटनाओं के पीछे भारी ताकतें शामिल हैं जिनमें पाकिस्तान स्पष्ट रूप से शामिल है। हालांकि अमृतपाल सिंह के वारिस पंजाब डे के उदय के साथ अब इसका एक लोकल एंगल भी है। ये लोग हमारे सीमावर्ती राज्यों में तबाही मचाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के बाहर अब हमारे राजनयिक मिशनों पर हमला किया गया है। इसमें हाल ही में लंदन और सैन फ्रांसिस्को में भी शामिल है। ऑस्ट्रेलिया और अन्य जगहों पर कई हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है। खालिस्तानियों के सक्रियता में बढ़ोतरी को नए संदर्भों में देखने की जरूरत है। साथ ही भारत के अंदर हिंसक गतिविधियों से मजबूती और सूक्ष्मता से निपटने की जरूरत है। वहीं बाहर की गतिविधियों के संबंध में गलत सूचनाओं का मुकाबला करने के लिए सक्रिय कदम उठाने की जरूरत है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इनसे जल्दी नहीं निपटा गया तो इससे भारत और विदेशों में हिंदू सिख सामाजिक संबंधों को भारी नुकसान हो सकता है। यही खालिस्तानी समूह चाहते हैं। मोदी सरकार को सभी दलों को यह समझाकर इस आम सहमति को सुगम बनाना चाहिए। यदि खालिस्तानी समूह फिर से जीवित हो जाते हैं तो उनकी अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता कम हो जाएगी। विदेश ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में केंद्रित खालिस्तानी सक्रियता को एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता है। साथ ही कूटनीति हमारे दूतावासों को तत्काल सुरक्षा और सुरक्षा संबंधी चिंताओं से निपटने के लिए काफ़ी अच्छी है। हमें धारणाओं से परे भारत को कमज़ोर करने की वैश्विक साजिश के बारे में स्पष्टीकरण खोजने की जरूरत है। विदेशों में खालिस्तानी तत्वों से निपटने के लिए एक सरल उपाय की आवश्यकता है। भारत में सिखों के साथ वास्तविक स्थिति क्या है, इस पर मीडिया, जनता और सांसदों के साथ अधिक समझदारी से बातचीत करना। भारत की तरफ से भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग किया जा सकता है। इसके तहत बड़ी भारतीय आबादी वाले क्षेत्र के सांसदों को भारत की तरफ से बोलने के लिए कहा जाना चाहिए। ऐसा होने के लिए भारत को न केवल खालिस्तानी एक्टिविटी से जुड़ा सही डेटा और जानकारी प्रदान करनी चाहिए बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से समझाना भी चाहिए। खालिस्तानी हिंसा और विदेश में आक्रोश का एकमात्र जवाब एक प्रचार अभियान से शुरू करना चाहिए जिससे सही तस्वीर सामने आ सके। सच्चाई की रोशनी ही है जो भारत में सिख उत्पीड़न के खालिस्तानियों के फर्जी नैरेटिव को ख़त्म कर देगी। आइए हम जो है भूटान के बारे में कुछ बात करें। भूटान के तीसरे राजा जिग्मे वांगचुक 3 दिन के दौरे पर भारत पहुंचे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनसे मुलाकात की फोटो ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। वांगचुक का दौरा उस समय हो रहा है जब पिछले हफ्ते ही भूटान के PM ने डोकलाम को 3 देशों का विवाद बताया था।
अपने 3 दिन के दौरे पर वांगचू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक किंग वांगचुक के साथ भूटान के विदेश व्यापार मंत्री टेंडी दोरजी और शाही सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री भी भारत आए हैं। भारत दौरे पर दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार पर बातचीत होगी। आर्थिक सहयोग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। सबसे पहले जाने भूटान के पीएम लोतेन त्शेरिंग ने क्या कहा था। बेल्जियम की वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में त्शेरिंग ने कहा, डोकलाम मसले का हल सिर्फ भूटान नहीं निकाल सकता। इस मामले से 3 देश जुड़े हैं और इस मामले में किसी भी देश को छोटा नहीं माना जा सकता, सब बराबर के हिस्सेदार हैं। त्शेरिंग का यह बयान भारत की चिंताएं बढ़ाने वाला है। इसकी वजह यह है कि भारत डोकलाम में चीन के किसी भी दावे को नहीं मानता। उसने मुताबिक यह भारत और भूटान के बीच का मामला है। चीन का इसमें कोई दखल नहीं होना चाहिए। यह हिस्सा भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर में आता है, जिसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से सेंसिटिव माना जाता है। भूटान ने 1960 के दशक में आर्थिक विकास के लिए अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी, जिसकी सारी फंडिंग ही भारत ने की थी। 2021 में भारत सरकार ने भूटान के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए 7 नए ट्रेड रूट खोले थे। वहीं 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भी भारत ने भूटान को 4,500 करोड़ रुपये दिए थे। भारत की आज़ादी के बाद दोनों देशों के बीच एक संधि हुई थी। इसमें कई प्रावधान थे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण रक्षा और विदेश मामलों में भूटान की निर्भरता को लेकर था। हालांकि समय समय पर इस संधि में कई बदलाव हुए, लेकिन आर्थिक सहयोग को मजबूत करने और उसके विस्तार के लिए संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपसी सहयोग के प्रावधान बने रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ।